100 साल से ऊपर के इंसान की कुर्बानी की बात तो अलग थी। मेरी बड़ी दादी ने अपने 120वें जन्मदिन पर उसी बैल को खाने की जिद पकड़ दी अचली, जिसे हमने 10 साल से पाला था। मेरे दादाजी ने बिना कुछ कहे चाकू उठाया और तबेले की तरफ चल दिए। मेरी दादी रोते हुए उनके सामने गिद्ध-गिद्धाने लगी, आप इस बैल को नहीं मार सकते, इसने सालों तक हमारे परिवार की सेवा की है, मेहनत की है। अगर आपने इसे मारा तो क्या आपको डर नहीं लगता कि हमारे परिवार को इसका पाप लगेगा? लेकिन दादाजी ने एक न सुनी। थोड़ी ही देर बाद तबेले से एक चीख सुनाई दी, पर वो बैल की आवाज नहीं थी। चीख सुनकर हम सब वहां दौड़े। हमने देखा कि दादाजी तबेले के बाहर गुमसुम खड़े थे। दादी उनकी हालत देखकर डर गईं और उन्होंने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम बैल को ढूंढने निकल पड़े। दादाजी का मतलब क्या था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम मांस के बिना नहीं रह सकते? दादी बहुत सहमी हुई थी। उन्होंने दादाजी की तरफ देखा और बोली, मुझे क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है। हम जल्दी से बैल को खोजने लगे। हमने उन सभी जगहों पर ढूंढा जहां वो अक्सर चरने जाता था, पर कहीं उसके खुरों के निशान तक नहीं मिले। जब हम घर पहुंचे तो दादी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी हो रही थी। अगर बैल बाहर गया होता तो जमीन पर निशान जरूर होते। और तो और तबेले का दरवाजा बाहर से बंद था, वो खुद बाहर कैसे जा सकता था? दादी कुछ बोलने ही वाली थी कि बड़ी दादी बाहर आ गई। क्या बैल मिल गया? उन्होंने पूछा। बड़ी दादी 120 साल की थी, पर वो बहुत तंदुरुस्त थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो और जवान होती जा रही हैं। छोटू, तुम ही इसे चराने ले जाते थे, कहीं क्या तुमने चुपके से बैल को भगा दिया? बड़ी दादी मुझे एक तक घूरने लगी। उनकी धुंधली आंखों ने उन्हें रात के अंधेरे में किसी खोई हुई औरत जैसा बना दिया था। मुझे नहीं पता बैल कहां गया। अगर बैल नहीं मिला तो मेरे लिए एक भेड़ हलाल करो। आज मेरा 120वां जन्मदिन है, मैं बिना मांस के कैसे रहूंगी? अगर नहीं मिला तो 2 पैरों वाली भेड़ भी चलेगी। बड़ी दादी मेरे पास आई, अपना लंबा और दुबला हाथ बढ़ाया और मेरा सिर थपथपाया। बड़ी दादी, 2 पैरों वाली भेड़ कहां होती है? क्या आप हमें परेशान नहीं कर रही? हमारे घर में 2 पैरों वाली भेड़ें हैं। अगर अंधेरा होने से पहले मुझे मांस नहीं मिला तो हमें घर से ही 1-2 पैरों वाली भेड़ चुननी थी। मैं कहने ही वाला था कि उनके पास 2 और भेड़ें होंगी, पर दादी ने मुझे घसीटकर दूर कर दिया। बदमाश लड़के, उस बुढ़िया से बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी जाओ और बैल को ढूंढो। अगर अंधेरा होने तक वो नहीं मिला तो मुझे मांस खरीदने के लिए घर का सारा सामान बेचना पड़ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी दादी को मांस क्यों खाना था। हम इतने गरीब थे कि खाना पकाने के लिए उधार तक नहीं मिल रहा था। बेमन से मैं बाहर गया, पर बैल ढूंढने के बजाय मैं छिपकर सुस्ताने लगा। मैं देखना चाहता था कि अगर मांस नहीं मिला तो बड़ी दादी क्या करेंगी। मैं एक पेड़ के तने से सटकर बैठा था, तभी मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आया। बच्चे, चाकू खरीदोगे? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा चाकू नहीं खरीद सकता। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। वो वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम काली ताकतों से घिरे हो, जल्द ही तुम्हारे हाथ खून से रंगने वाले हैं। ऐसा करो, अभी तुम इस चाकू को रख लो, जब मुसीबत टल जाएगी तब मैं पैसे ले लूंगा। मुझे लगा वो कोई ठग है। मैं वहां से जाना चाहता था, पर उसकी अगली बात ने मुझे चाकू लेने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है जो 120 साल से कुछ ही ऊपर का है? उसने पूछा। असल में वो 30 साल पहले ही मर चुके हैं। वो अब इंसान नहीं रहे। हर 10 साल में वो अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए अपनों की बलि लेते हैं। यह सुनकर मुझे कुछ याद आया। दादी कहती थी कि जब मेरा जन्म हुआ था 10 साल पहले, तब मेरे दूसरे दादाजी का देहांत हुआ था। उससे 10 साल पहले बड़े ताऊजी चल बसे थे। सबकी मौत में ठीक 10 साल का अंतर था। जब बड़ी दादी 90 की थी, सबको लगा वो मर चुकी हैं। अर्थी भी तैयार थी, पर दफनाने से ठीक पहले वो जिंदा हो गई। अगर उस बूढ़े की बात सच थी, बड़ी दादी आज पक्का परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली है। ओ बुढ़े, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी दादी जिंदा इंसान है, वो भूत कैसे हो सकती हैं? हालांकि उसकी बातें सच लग रही थी, फिर भी मुझे आसानी से यकीन नहीं हुआ। बेटा, क्या तुम वाकई आज उन्हें गोश्त खिलाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि जो जानवर एक उम्र पार कर लेते हैं वो न केवल रूहों से बात कर सकते हैं बल्कि बहुत चमत्कारी होते हैं? अगर उन्होंने उस बैल को खा लिया तो तुम्हारी दादी सीधे एक अमर दानव बन जाएंगे। फिर उन्हें बुराई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बूढ़ा आदमी बहुत गंभीर था, वो मजाक नहीं कर रहा था। ये चाकू भूतों को मार सकता है। अगर यकीन न हो तो इसे ले जाओ और देखो कि क्या तुम्हारी दादी इससे डरती हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने चाकू मेरे हाथ में थमाया और चला गया। पता नहीं मेरा वहम था या कुछ और, पर उस बूढ़े की बात सुनने के बाद जब भी मैं घर जाता मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती। मैंने तुम्हें बैल ढूंढने भेजा था, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मैंने दादाजी की बात अनसुनी कर दी और चाकू निकालकर जानबूझकर दादी के सामने लहराया। दादी, गुस्सा मत होइए, मैं अभी चाकू तेज करके लाता हूं। जैसे ही बैल मिलेगा मैं उसे आपके लिए तुरंत हलाल कर दूंगा। पर मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा कि वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। मैं कितना बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया। अगर बड़ी दादी सच में भूत होती तो अब तक हम सब मर चुके होते। थोड़ी देर बाद दादी लौटी। ताज्जुब की बात थी कि वो वाकई में मांस लेकर आई थी। दादी ने मांस पकाया और पूरा परिवार मेज के पास बैठ गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हाथ बढ़ाए। माँ, ये आपके लिए खास बीफ स्टू है, गर्मा गर्म खा लीजिए। दादी को मांस कहां से मिला? क्या उन्हें वो बूढ़ा बैल मिल गया? मेरे दिल में डर बैठ गया। दादी, क्या आपको वो बैल मिल गया और आपने उसे मार दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं?
उसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया। अगर वो ना होता तो हम कब के भूखे मर चुके होते। नालायक लड़के, तू क्या जाने, आज बड़ी दादी का 120वां जन्मदिन है। उनकी हर इच्छा पूरी करनी होगी, वरना लोग कहेंगे कि हम बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। दादी की बात से साफ था कि उन्होंने बैल को मार दिया है। बड़ी दादी ने धीरे से अपनी तीलियां उठाई। चूंकि आज बीफ मिल गया है तो मैं आज भेड़ नहीं खाऊंगी। बड़ी दादी के इतना कहते ही दादी ने राहत की सांस ली। माँ, जल्दी खाइए, ठंडा हो जाएगा। मैंने बड़ी दादी को देखा। वो मांस के टुकड़े चबा रही थीं और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपके से बाहर निकल गया। मुझे यकीन नहीं था कि बैल मारा गया है, क्योंकि जन्मदिन से एक दिन पहले मैंने उन्हें उसे मारने की फुसफुसाहट करते सुना था। इसलिए अगली सुबह होने से पहले ही मैंने बैल को चुपके से बाहर निकालकर छिपा दिया था। मैंने उसे बचपन से पाला था, हमारा गहरा लगाव था। जब मैं उसकी छिपने वाली जगह पर पहुंचा तो देखा कि वो वाकई जिंदा था। मैंने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। बैल को भी शायद मेरे दुख का एहसास था। उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। पुराने दोस्त, रोना मत, चिंता मत कर, मैं उन्हें तुझे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने उसे कुछ खिलाया और फिर भारी मन से घर लौट आया। घर पहुंचकर मैं दीवार फांद कर अंदर घुसने ही वाला था कि मुझे बड़ी दादी के कमरे के बाहर एक साया खद्दड़ा दिखा। मैं इतना डर गया कि गिरते गिरते बचा। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि वो मेरी दादी थीं। वो आधी रात को बड़ी दादी के कमरे के बाहर क्या कर रही थीं। मैंने देखा कि वो कुछ देर वहां खड़ी रहीं, फिर चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। उनके इस तरह छिपकर जाने से मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं जल्दी से दीवार फांद कर अंदर आया। मैं देखना चाहता था कि दादी उस कमरे में क्या कर रही हैं। दरवाजे की दरार से झांकने पर अंदर घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने सही एंगल से देखने की कोशिश की, मुझे अपने कंधे पर एक भारी वजन महसूस हुआ। कोई पीछे खड्डा होकर मेरा कंधा थपथपा रहा था। डर के मारे मेरी जान हलक में आ गई। मुझे लगा दादी होंगी। घर में दादी के अलावा और कोई तो था नहीं। छोटू, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह दादी की आवाज थी, पर मैंने तो अभी उन्हें बड़ी दादी के कमरे में जाते देखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन डॉट ढह गई और मैं झटके से पीछे मुद्दा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, दादी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने मेरा गला कसकर पकड़ डांच लिया। वो दादी की ही आवाज थी। उनकी आवाज सुनकर मैं घबरा गया, पर सुबह होने पर दादी को रात की कोई बात याद नहीं थी। दादी, आपने कल रात मेरा गला क्यों पकड़ा था? किसने पकड़ा? क्या तुम अभी भी नींद में हो? दादी की बातें झूठी नहीं लग रही थी। क्या कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था? सच जानने के लिए मैंने अपने जूतों के तलवे देखे, पर वो बिल्कुल साफ थे। अगर मैं रात को बाहर गया होता तो जूतों पर कीचड़ डस्ट जरूर होता। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बस एक सपना था। अचानक बाहर दादाजी के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं दौड़ कर उनके पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। बड़ी दादी बिस्तर पर पड़ी थीं, आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुला था। बड़ी दादी मर चुकी थीं। छोटू मौत की खबर देने गांव की तरफ भागा। दादी एक तरफ खड़ी ही थीं, उनके चेहरे पर कोई गम नहीं था। जब गांव वालों को पता चला तो सब ढांढस बंधाने आए। बुजुर्ग महिला ने लंबी उम्र जी, ये एक अच्छी मौत है, दुखी मत हो। दादी बस खाना पूर्ति के लिए जवाब दे रही थी। भीड़ में मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखा जिसने मुझे चाकू दिया था। वो भीड़ के बीच खड्डा मुझे इशारा कर रहा था। बेटा, मैं चाकू के पैसे लेने आया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? तुम धोखेबाज हो। वो चाकू किसी काम का नहीं था। बेकार? जरा बताओ तो कैसे बेकार? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बड़ी दादी इंसान नहीं रही? मैंने चाकू निकालकर उसके सामने लहराया। वो बिल्कुल नहीं डरा। बूढ़ा मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा। अगर मेरा चाकू काम नहीं करता तो उनका शरीर कैसे मरता? चाकू की शक्ति ने उनकी रूह को झकझोर दिया, इसीलिए उन्हें उस शरीर को छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने किसी और के जिस्म पर कब्जा कर लिया है, पर वो कौन है यह कहना मुश्किल है। उसकी गंभीरता देखकर मुझे यकीन होने लगा। एक साधारण इंसान की रूह उसकी मौत की रात वापस आती है। उसने कहा, तुम्हें शोक सभा वाली जगह पर जमीन पर राख छिड़कनी चाहिए और अगले दिन देखना चाहिए। अगर पैरों के निशान नहीं मिलते तो समझ लेना कि उस शरीर में रूह नहीं थी। जाने से पहले उसने मुझे चेतावनी दी, जब तक ये पता न चले कि रूह किसके अंदर है, परिवार में किसी पर भरोसा मत करना। उस रात मैं जाग नहीं पाया और सो गया। जब दादी बाहर गई थी, मैंने चुपके से जमीन पर राख ढक दी और जैसा उस आदमी ने कहा था, अगले दिन राख पर कोई निशान नहीं थे। मैं घबराने लगा। अंतिम संस्कार के दिन दादी एक पंडित को ले आई ताकि बड़ी दादी के लिए एक शुभ जगह ढूंढ सके, पर दादाजी खुश नहीं थे। बुढ़िया आखिर मर ही गई। इतने सालों से इसके साए में मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं हर पल डर डर के जी रहा था। अब आखिरकार मैं इस घर का मालिक हूँ। वो पैसे किसी अच्छी कब्र ढूंढने में बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं जुआ खेलूं, शायद जीत जाऊं। दादाजी को विरोध करते देख दादी ने उन्हें घूर कर देखा। मैं उन्हें हैरानी से देखने लगा। आमतौर पर दादी की घर में कोई हैसियत नहीं थी। वो कभी दादाजी के खिलाफ नहीं जाती थी। आज उन्हें क्या हुआ? उन्होंने वाकई दादाजी पर हाथ उठा दिया। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि दादी के छूते ही दादाजी बुरी तरह डर गए। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। लोग कहेंगे कि मैं कितना कपूत हूं। पता नहीं मेरा वहम था, पर मैंने दादी को दादाजी को छूते हुए देखा था। आखिरकार दादी ने पैसे खर्च करके एक अच्छी जगह चुनी। वो जगह एक तिराहे के पास थी, जहां दूर दूर तक कोई पेडियाच नहीं था। दादी, बड़ी दादी जीते जी आपके साथ अच्छी नहीं थी, फिर भी आप उनके लिए इतनी अच्छी जगह क्यों ढूंढ रही हैं? इंसान मर जाता है तो पुरानी रंजिशें खत्म हो जाती हैं,
इसके अलावा अच्छी जगह दफनाने से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देती हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। न जाने क्यों उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे पछतावा हुआ। दफनाने का वक्त कब है? हमारे गांव का एक रिवाज है, दफनाने से पहले ताबूत को बंद नहीं किया जाता ताकि रिश्तेदार आखिरी बार चेहरा देख सकें। आखिरी विदाई के बाद जैसे ही ढक्कन बंद होने वाला था, मुझे लगा कि बड़ी दादी की आंखें हिलीं। जब मैंने करीब से देखना चाहा तो ढक्कन बंद हो चुका था। मैंने सोचा कि बाद में उस बूढ़े आदमी से पूछूंगा। ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने बैल को देखने गया। जैसे ही मैं गुफा के पास पहुंचा, मुझे अंदर कोई साया दिखा। ऐसी सुनसान जगह पर कौन आ सकता है? कहीं कोई मेरा बैल तो नहीं चुराने आया? ये सोचकर मैं वहां दौड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि वो वही बूढ़ा आदमी था। वो बड्ढी दयालुता से बैल को घास खिला रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बैल यहां छिपाया है? उसने कहा। बस मिल गया। क्या तुम मेरा यकीन करोगे? मेरे पास मजाक का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी पूछना है। दफनाने के वक्त उनकी आंखें हिली थीं। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, जैसे उसे पहले से पता हो। मुझे वहां ले चलो जहां उन्हें दफनाया गया है। जब मैं उसे वहां ले गया तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये जगह किसने चुनी? उसने बताया कि यहां दफन होने वाला कभी अपनी मर्जी से हिल नहीं पाएगा। उसकी रूह भटक जाएगी, उसे घर का रास्ता नहीं मिलेगा और वो कभी दूसरा जन्म नहीं ले पाएगा। यहां दफन होने वाला सूरज की रोशनी में जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या मेरी दादी बड़ी दादी से इतनी नफरत करती हैं? मैंने पूछा। यह जगह तुम्हारी दादी ने चुनी है। शायद तुम्हारी बड़ी दादी की रूह तुम्हारी दादी के अंदर है। मुझे समझ नहीं आया, अगर बड़ी दादी की रूह दादी के शरीर में है तो वो अपने ही शरीर के साथ इतनी बेरहमी क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारी दादी और बड़ी दादी की रूहें आपस में बदल गई हैं। उसने तुम्हारी दादी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और तुम्हारी असली दादी की रूह का क्या हुआ? उसने तुम्हारी दादी की रूह को अपने पुराने शरीर के अंदर कैद कर दिया है और उन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए ही उसने अपने शरीर को इस जगह दफनाया है। सब समझ आते ही मैं चिल्लाया, तो चलिए जल्दी मेरी दादी की रूह को बचाते हैं। तभी मैंने दूर से एक साए को अपना पीछा करते देखा।